फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से अभी भारत में ही मरीन इंजन्स को डेवलप करने का फैसला किया गया है। एक बार फिर से गवर्नमेंट की तरफ से एक नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को पेश किया गया है, जिसमें एडिशनल 101 डिफेंस आइटम्स की इंपोर्ट के ऊपर बैन को लगाया गया है। फिलीपींस की तरफ से अभी ब्रह्मोस मिसाइल मिलने से पहले ही अपनी ब्रह्मोस बटालियन को तैयार कर लिया गया है और अंत में डीआरडीओ की तरफ से अभी डायरेक्ट एनर्जी वेपन, सबमरीन पेरिस्कोप और एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे कई मेजर डिफेंस इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी को इंडियन कंपनियों के साथ शेयर कर दिया गया है। ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मरीन इंजन्स को लेके। अब जब से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुआ है, तब से भारत एक बहुत ही संवेदनशील अवस्था में आ चुका है, क्योंकि इन दोनों देशों से हम डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते हैं और इसके बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी रहता है तो हमको किस तरीके की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है और आगे चल के भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब इसमें यूक्रेन के ऊपर भारत मेनली अपनी नेवल इंजन्स को लेकर काफ़ी डिपेंडेंट है और इंडियन नेवी की लगभग 30 से ज़्यादा मेजर वॉरशिप्स में यूक्रेनियन ऑरिजिन जोरिया मैस्पोकेट की तरफ से सप्लाई किए गए इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जैसे हालात है, हमें इससे ये सीख मिल चुका है कि किसी एक देश के ऊपर अगर हम किसी स्पेसिफिक डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर डिपेंडेंट रहते हैं तो फ्यूचर में हमारे लिए क्या क्या परेशानी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर रशियन स्ट्राइक की वजह से यहाँ पे जोरिया मैस्पोकेट की इंजन फैसिलिटी ख़राब हो जाता है या उनकी कंपनी वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारे 30 से ज़्यादा मेजर वॉरशिप्स को आगे चल के हमको स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल ना होने की वजह से ड्राई डॉक करना पड़ सकता है। इसी वजह से अभी भारत की तरफ से इंडिजिनस मरीन इंजन्स को डेवलप करने का फैसला किया गया है और अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन इंडस्ट्रीज को मरीन डीजल इंजन्स को अभी इंडिजिनसली डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल के लिए अभी मीडियम रेंज की मरीन इंजन्स को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वेसल, एम्फीबियस वॉरशिप्स, टग बोट या मेन ऑक्सिलरी वॉरशिप में इस्तेमाल किया जा सकेगा और इनको अभी मेक 1 कैटेगरी के अंदर डेवलप करने का फैसला किया गया, यानी कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसमें गवर्नमेंट की तरफ से 90% फंडिंग की जाएगी, लेकिन ये जो फंडिंग रहेगा इसको गवर्नमेंट की तरफ से फेज वाइज मैनर में प्रोवाइड किया जाएगा। अगला अपडेट पॉजिटिव इंपोर्ट लिस्ट को लेके। कल इसको लेके सबसे पहले एक अपडेट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि भारत की तरफ से अभी एक और नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को पेश किया जाने वाला था, जिसमें हम कम से कम 100 से ज़्यादा आइटम को इंक्लूड करने वाले थे। आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा फाइनली इस पॉजिटिव इंपोर्ट लिस्ट को पेश किया गया है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर हम वो सभी 101 आइटम के बारे में बात नहीं करने वाले, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जिन इक्विपमेंट को अभी इस लिस्ट में शामिल किया गया है वो सभी के सभी इंडिजिनस सिस्टम होने वाले, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर हम आगे चल के कोई भी फॉरेन इक्विपमेंट को इम्पोर्ट नहीं करेंगे और आने वाले 5 सालों में इंडियन डिफेंस सेक्टर में इन सिस्टम की टोटल ऑर्डर 2,10,000 करोड़ को भी पार करने वाला है। अब ये सभी ऑर्डर इंडियन कंपनियों को ही मिलने वाला है और लिस्ट के अंदर क्या क्या आइटम अभी इंक्लूड किया गया वो आप खुद चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब ये हमारा 3rd नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट है या पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट है। इससे पहले अगस्त 2020 में सबसे पहले पहली लिस्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें अल्ट्रा लाइट हाउजर और तेजस में इंडिजिनस कंटेंट को बेहतर करने के लिए बताया गया था और इसके अलावा इसमें लगभग 101 आइटम को इंक्लूड किया गया था। फिर मई 2021 में एक और इंपोर्ट बैन लिस्ट को पेश किया गया था, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट, एमआरसाम, स्मार्ट एंटी एयरफेयर वेपन और ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम जैसे कई मेजर आइटम्स को इंडिजिनस आइटम से रिप्लेस करने का फैसला किया गया था और इस दौरान करीब 108 आइटम को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। फिर उसके बाद ये 3rd फेज था जिसमें 101 आइटम को बैन करने का फैसला किया गया और जब से पहली इंपोर्ट बैन लिस्ट को पब्लिश किया गया था तब से 31 मेजर प्रोजेक्ट को साइन किया जा चुका है, जिसकी कीमत 53,839 करोड़ है और इसके बाद अभी 83 नए प्रोजेक्ट हैं जिनको पास करने के लिए अभी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 1,77,258 करोड़ तक होने वाली और कुल मिलाकर आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर इस लिस्ट के अंदर शामिल किए गए डिफेंस इक्विपमेंट की डील की टोटल अमाउंट 2,93,741 करोड़ तक होने वाली है, यानी कि आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर 2,93,741 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट को इंडियन कंपनियों से खरीदने का फैसला किया जा रहा है, जो कि भारत की आत्मनिर्भर प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा सक्सेस होने जा रहा है।
अगला अपडेट फिलीपींस की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि पिछले साल फिलीपींस और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक डील को साइन किया गया था, जिसमें फिलीपींस की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की 3 यूनिट को भारत से खरीदने का फैसला किया गया था। जल्दी से इन मिसाइल को अभी फिलीपींस को सप्लाई करना भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले फिलीपींस की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए अपनी पहली ब्रह्मोस बटालियन को तैयार किया जा चुका है और 3 अप्रैल को फिलीपींस की तरफ से अपनी मरीन कोर के अंदर सोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल बटालियन को तैयार करने की बात की गई है। फिलीपींस की तरफ से बताया गया कि ये फिलीपींस की डिफेंस फोर्सेस को आगे चल के आने वाले चैलेंजेस का सामना करने में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला है और अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से जल्दी फिलीपींस को इन मिसाइल को सप्लाई करने का फैसला किया जा रहा है। अब मेनली फिलीपींस की तरफ से इन ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर किया गया था। ये ब्रह्मोस मिसाइल की लैंड बेस्ड वेरिएंट थे और फिलीपींस को सप्लाई होने वाली हर एक ब्रह्मोस बैटरी में एक कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल, लॉजिस्टिक सपोर्ट व्हीकल और ट्रैकिंग रडार के साथ साथ 3 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर व्हीकल मौजूद रहने वाले हैं, जिनमें हर एक लॉन्चर में 2 से 3 मिसाइल मौजूद रहेंगे। यानी कि इनिशियली फिलीपींस को जो ब्रह्मोस बैटरी डिलीवर किए जाएंगे उसमें 3 ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर होने के साथ साथ हर एक व्हीकल में 3 मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ट्यूब मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर फिलीपींस के पास एक ही टाइम पर 9 ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने की काबिलियत रहने वाली। हालांकि ये चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं होने वाला है, लेकिन ये कुछ हद तक फिलीपींस की डिफेंस फोर्सेस की ताकत को बढ़ाने वाला है। लेकिन साथ ही आगे चल के फिलीपींस की तरफ से और भी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने का प्लान भी किया जा रहा है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से। वैसे आज डीआरडीओ की तरफ से कई डिफेंस इक्विपमेंट्स की टेक्नोलॉजी को इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ शेयर किया गया था, जिसमें मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ शेयर किया गया और इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन बेस्ड सिस्टम को लेके है। ये एक 2 किलोवाट की डायरेक्ट एनर्जी वेपन है या लेजर वेपन सिस्टम है, जिसकी टेक्नोलॉजी को भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ शेयर किया गया। इसके अलावा हमारे टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल के लिए एडवांस गनर साइट्स और लेजर डेजिग्नेटर जैसे टेक्नोलॉजी को भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ शेयर किया जा चुका है। इसके अलावा एक नई डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर की टेक्नोलॉजी को भी बीएल के साथ ही शेयर किया गया। इसके बाद जो मेजर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी को किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ शेयर किया गया तो वो सबमरीन्स में इस्तेमाल होने वाली ऑप्टोनिक पेरिस्कोप की टेक्नोलॉजी है और अभी पारस डिफेंस के साथ इसको शेयर किया गया। इस पेरिस्कोप को आईआरडी की तरफ से डेवलप किया गया था और आगे चल के पारस डिफेंस पहला इंडियन कंपनी होने वाला जो कि सबमरीन्स में इस्तेमाल होने वाले पेरिस्कोप को मैन्युफैक्चर करने वाला। इसके अलावा इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिस्ट में जो सबसे बड़ा आइटम है वो डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम है और अभी डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम की टेक्नोलॉजी को एक नहीं बल्कि कई इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ शेयर किया गया और अभी आगे चल के अदानी डिफेंस, एल&टी, अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और आईकम टेली लिमिटेड के साथ शेयर किया गया। अब जैसे कि एंटी ड्रोन सिस्टम में अलग अलग तरह के इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो मे भी इन सभी के साथ इसकी अलग अलग टेक्नोलॉजी को शेयर किया गया होगा और अदानी डिफेंस और एल&टी इसकी प्राइमरी मैन्युफैक्चरर्स होने वाले हैं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है और सेम आइटम की टेक्नोलॉजी को मल्टीपल कंपनियों के साथ शेयर किया जा रहा है ताकि मोनोपोली ना हो और प्रोडक्ट सही कीमत पर हमको मार्केट में मिल सके। क्योंकि अगर सेम आइटम को किसी एक ही कंपनी को दे दिया जाता और उसकी टेक्नोलॉजी को एक ही कंपनी को दे दिया जाता तो आगे चल के वो जो भी प्राइस पर इसको बेचने की कोशिश करेंगे हमको उसी में एग्री करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 2 कंपनी होने की वजह से वो एक कम्पिटिटिव प्राइस के साथ इसको आगे चल के ऑफर करने वाले हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में बाकी कौन कौन से आइटम की टेक्नोलॉजी को किस किस कंपनी के साथ शेयर किया गया आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला अपडेट बुलेट प्रूफ व्हीकल को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ की तरफ से अभी होम मिनिस्ट्री के पास एक प्रपोजल को भेजा गया था जिसमें सीआरपीएफ की तरफ से नए बुलेट प्रूफ व्हीकल को खरीदने का डिमांड किया जा रहा है। इन व्हीकल्स को मेनली सीआरपीएफ की तरफ से वीवीआईपी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है और सीआरपीएफ अभी हमारे कई वीवीआईपी जैसे कि होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा जैसे लीडर्स की प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। तो अभी इनकी प्रोडक्शन को मजबूत करने के लिए 23 नए बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को खरीदने का प्रपोजल दिया गया था और अभी सीआरपीएफ की तरफ से बताया गया कि अभी उनको बहुत ही मुश्किल से ये सब मैनेज करना पड़ रहा है और उनके पास अभी सफिशिएंट मात्रा में बुलेट प्रूफ व्हीकल ना होने की वजह से स्पेशली वीवीआईपी प्रोटेक्शन में ऐसे व्हीकल को इन्वॉल्व करने में दिक्कत हो रही है और बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर पहले भी कई बार डिस्कशन हो चुकी है और मीटिंग को अरेंज किया जा चुका है। तो अभी फाइनली इस प्रपोजल को क्लियरेंस मिलने की चांसेस ज्यादा दिखाई पड़ रहा है।
ये व्हीकल एसयूवी स्टैंडर्ड के व्हीकल हो सकते हैं और इसमें वीवीआईपीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक चेंजेस भी करने के लिए सीआरपीएफ की तरफ से डिमांड किया जा रहा है, जो कि वर्तमान के नॉर्मल बुलेट प्रूफ व्हीकल में फिलहाल के लिए मौजूद नहीं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।